रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे थककर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का जो आनंद आएगा वो भी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को देखेंगे भी सबसे पहले ही। तो आइए दोस्तों, आज की कक्षा शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारी ये कक्षा प्रतिदिन आती है, जिसमें मैं आपको कुल 6 क्वेश्चन कराता हूँ। पहले के 4 क्वेश्चन विश्व और भारत के होते हैं, जबकि 2 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर के होते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि एक ही कक्षा में आप सभी को जो भी या तो कोई सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहा है या कोई स्टेट लेवल की तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए फायदेमंद होने वाली है। तो इसीलिए ये कक्षा शुरू की गई है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद जो मैं ये इस वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन पूछता हूँ उसके आंसर भी साथ में कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इसके बाद जो भी मतलब अंत तक देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा उसका भी फीडबैक जरूर देना है। तो आइए दोस्तों, आज है 30 सितंबर 2023 की प्रमुख समसामयिक की करंट अफेयर। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर आप सभी को पता होगा कि ये 105वां एपिसोड है। और इससे पहले जो भी आपने कोई भी कक्षा नहीं देखी है तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है सभी की, जो मंथली। इसमें हम शामिल करने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चन, जैसे विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों का तो करने वाले हैं। करंट अफेयर शामिल और इसी के साथ स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी शामिल करेंगे। जैसे विश्व का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसका स्टैटिक सामान्य ज्ञान, भारत का आ गया तो उसका स्टैटिक सामान्य ज्ञान, और उसी के बाद जो मतलब राजस्थान का उसका भी स्टैटिक सामान्य ज्ञान या जीके उसको शामिल करने वाले हैं। तो ये आप सभी के लिए जो कि ये कक्षा है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यूट्यूब पर एकमात्र ये कक्षा आपको ये प्रोवाइड करवाई जा रही है हमारे द्वारा, जिसमें मैं आपको तीनों एक साथ करा रहा हूँ। ऐसा अभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आप सभी को तीनों एक ही कक्षा में मिलते हो, जैसे विश्व, भारत और राजस्थान, क्योंकि वो अलग अलग बनाते हैं। विश्व और भारत का अलग से करंट अफेयर आपको अलग वीडियो देखनी पड़ेगी, और जो राजस्थान लेवल की तैयारी कर रहा है स्टेट लेवल की, तो उसके जो राजस्थान करंट अफेयर है तो उसको भी अलग से कक्षा लेनी पड़ेगी। पर हमारे चैनल एकमात्र ऐसा है कि उसमें आप तीनों की जो डिमांड है वो एक ही वीडियो के अंदर पूरी होती है, तो आपका इस पे समय भी बचता है और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो प्रतिदिन ये कक्षा जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों, आज की कक्षा शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, जेपी मॉर्गन भारत के सरकारी बॉन्ड को अपने इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट सूचकांक में कब शामिल करेगा। आपको ये बताना है कि जेपी मॉर्गन जो कि एक जो बॉन्ड कंपनी है, जो बॉन्ड जारी करती है, वो भारत के सरकारी बॉन्ड को अपने इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट सूचकांक में कब शामिल करेगा। ये एक विदेशी कंपनी है और इसके द्वारा एक इंडेक्स जारी की जाती है। तो इसमें ये जो भारत के सरकारी बॉन्ड है ये कब जारी करेंगे, मतलब आपको सन बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे ऑप्शन ए है 2024 के अंदर, ऑप्शन बी है 2026 के अंदर, ऑप्शन सी है 2025, ऑप्शन बी है 2025 और ऑप्शन सी है 2026 और ऑप्शन डी है वो है 2030 के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है ए 2024 के अंदर ये अपने मतलब जो इंडेक्स इमर्जिंग मार्केटिंग सूचकांक है इसमें अपने जो भारत के सरकारी बॉन्ड है इसको शामिल करेंगे। तो क्या है ये क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं, फिर थोड़े से इंपॉर्टेंट आज रैंकिंग देखने वाले हैं कि किस सूचकांक में भारत की कौन सी रैंकिंग है, वो भी हम शामिल करेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, इंडेक्स इमर्जिंग क्या है, इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। और इसके अंदर मतलब इन्हें क्या कहा गया है कि इसमें जो शामिल होने वाली है, ये जारीकर्ता कौन है, पहले तो जारीकर्ता देख लेते हैं, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, क्योंकि आप सभी को ये पता होना चाहिए कोई भी एक रिपोर्ट आए किसी भी क्षेत्र में तो आपको क्या पता रखना है, रिपोर्ट को कौन जारी करता है, प्रथम स्थान पर कौन है और भारत की रैंक क्या है। ये 3 फैक्ट आप सभी को महत्वपूर्ण है याद रखने प्रत्येक रिपोर्ट के अंदर। तो जेपी मॉर्गन है जो ये मतलब जारी करने वाली संस्था कह सकते हैं इस रिपोर्ट को।
और देखें तो ये मतलब क्यों इसे मतलब जारी करती है, कारण क्या है, तो इसमें है विकासशील या उभरती हुई अर्थव्यवस्था। जारी करने का कारण क्या है, कारण विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था। क्या है कारण, विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था। इस कारण से आगे बढ़ते हैं, और कुछ मिस्टेक होने के कारण हमारा वीडियो पूरा मतलब बन नहीं पाया, इसलिए हम वापस बना रहे हैं दूसरे क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन मुझे आशा है कि आप सभी को पता चल चुका होगा, क्योंकि उसमें मैंने बता दिया, इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं था। पर दूसरा क्वेश्चन है, इसका जो आपको इम्पोर्टेंट भाग होने वाला है वो होने वाला है मतलब कि इससे मतलब इसका जो एडवांस फैक्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये भी आप सभी को पता रहेगा। तो हम आज ये वापस दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको मैंने बता दिया, इतना ही है। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। आपको ये बताना है कि स्मार्ट सिटीज है, इंडिया स्मार्ट सिटीज, उसका मतलब जो दूसरा है कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है या कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए है वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी है वो है उत्तराखंड। तो आपको ये बताना है कि मतलब ये दो जो कहाँ पर आयोजित किया गया, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023। तो इसका जो आयोजन तो किया गया वो किया गया है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन किया गया है वो एमपी में किया गया है। एमपी में कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो आइए अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानकारी। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया था इंदौर। और ये इंदौर कहाँ पर है, तो ये इंदौर है वो है एमपी के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और कौन से मंत्रालय द्वारा आयोजन किया गया, आयोजन कौन से मंत्रालय द्वारा किया गया, तो ये किया गया MOHUB। कौन से मंत्रालय द्वारा, MOHUB, इसके द्वारा ये शुरू किया गया। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आवासीय एवं शहरी मामलात मंत्रालय, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखें तो इसके बारे में आप देख लेते हैं। फर्स्ट अवार्ड ये देते ही हैं। अब फर्स्ट अवार्ड किसे मिला इस कॉन्क्लेव सिटी के अंदर, जो प्रथम पुरस्कार है या फर्स्ट अवार्ड है, ये किसको मिला, तो ये मिला है इंदौर को। और स्टेट के रूप में फर्स्ट किसे अवार्ड मिला, फर्स्ट अवार्ड स्टेट के रूप में या राज्य के रूप में, तो ये मिला है एमपी, मतलब जिसने आयोजन किया उसी को ये अवार्ड दिया गया। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखें तो अब देखें स्वच्छ वायु, मतलब स्वच्छ वायु जो रिपोर्ट आई थी स्वच्छ वायु की रिपोर्ट से संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो भी जानने वाले हैं। तो वायु स्वच्छ सूचकांक, और इसका जो फैक्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे आप देखेंगे तो इसमें जो 10 लाख जनसंख्या, 10 लाख जनसंख्या पर टॉप कौन रहा है। और देखें तो मतलब 3 लाख से 10 लाख के बीच टॉप कौन रहा है, 10 लाख के बीच टॉप, तो ये दो आपको बताना है। तो ये देखें तो मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर टॉप में नंबर 1 पर रहा है वो रहा है इंदौर। नंबर 2 पर कौन सा रहा है इसमें, तो नंबर 2 पर रहा है वो रहा है आगरा। और नंबर 3 पर रहा है वो है ठाणा, आगरा। और जो नंबर 3 पर है वो है ठाणे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी आप सभी को पता होगा। तो ये तो रहे थे 10 लाख की जनसंख्या के अंदर। और 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या पर टॉप कौन रहा है,
तो इसमें जो टॉप रहा है वो रहा है अमरावती, जो कि कहाँ पर है, अमरावती। अमरावती जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अमरावती जो महाराष्ट्र में था ये टॉप पर रहा है। और देखिए तो इसमें मतलब और कौन सा रहा है, अमरावती महाराष्ट्र में आपको बता दिया। अब हम थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा समझाएंगे जनवरी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मैं बता देता हूँ जो अब बताने वाला हूँ फैक्ट वो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर आयोजन किया गया था, दिवस या सम्मेलन कहेंगे, भारतीय सम्मेलन आयोजन किया गया था इंदौर एमपी के अंदर। क्यों किया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 के अंदर महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इस कारण ये आयोजित किया जाता है, ये भी आप सभी को पता होगा। और देखें तो मतलब ये तो एक फैक्ट हो गया। अब हम जानेंगे ग्रीन बॉन्ड के बारे में। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला इंदौर दूसरा नगर निगम है। कौन सा नगर निगम कौन सा है, दूसरा। तो अब आपको दिमाग में आया होगा कि पहला कौन सा है। तो ये पहला है वो है गाजियाबाद, जो कि कहाँ पर है, यूपी के अंदर, गाजियाबाद यूपी। और नंबर 2 पर है वो कौन सा है, गाजियाबाद यूपी। और नंबर 2 पर है वो कौन सा है, तो नंबर 2 पर है वो है इंदौर, या 2 पर जो जारी किया था दूसरे नंबर वो है इंदौर, जो कि एमपी। और इसमें देख लेते हैं, अब हम जानेंगे, यहाँ पर लिखा है स्मार्ट सिटी। तो आपको पता होगा 100 स्मार्ट सिटी कार्यक्रम चल रहा है। तो उसमें जो प्रथम थी वो कौन सी थी स्मार्ट सिटी, तो फर्स्ट स्मार्ट सिटी कौन सी है, और 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है। तो 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है, तो फर्स्ट है उसका नाम है वो तो है भुवनेश्वर। और 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है, तो 100वीं स्मार्ट सिटी है वो है आपकी शिलोंग, मेघालय की राजधानी। शिलोंग जो किसकी राजधानी है, मेघालय की राजधानी, मेघालय। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। तो ये थे आज के 2 क्वेश्चन। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस कारण ये पहले मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें मतलब पता नहीं चला, वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। पर जो इसमें आपको क्वेश्चन में कट लग रहा होगा, तो ये तो मैंने आपको बता दिया फैक्ट। अब हम आगे से अच्छा ये सिस्टम करने वाले हैं जिससे पता चल जाएगा कि मतलब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये भी क्योंकि एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, एक ही रिकॉर्ड करता है, एक ही बोलता है, तो उसे पता नहीं चलता है वीडियो रिकॉर्ड होता है या नहीं। ये भी आप सभी को पता होगा। तो ये थे 2 क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तीसरा और चौथा क्वेश्चन। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन, जो होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपस्वा मतलब अपस्वा की समय सीमा कहाँ बढ़ाई है, तो किस राज्य में ये लागू है और क्यों लागू होता है, और अब इसकी सीमा कितनी बढ़ा दी गई है, वो सारी डिटेल से जानकारी जानेंगे। तो ऑप्शन ए है वो है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है वो है असम, ऑप्शन सी है मणिपुर, और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो आपको ये बताना है कि किस राज्य में ये सिस्टम लागू है और क्या है आखिर इसकी फुल फॉर्म, वो भी देखने वाले हैं, और क्यों लागू किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये कानून लागू है। तो अब ये देखने वाले हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सबसे पहले तो, क्योंकि जब तक फुल फॉर्म नहीं देखेंगे तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है AFSPA। ए मतलब होता है आर्म्ड, ए का मतलब क्या होता है आर्म्ड, एफ का मतलब होता है फोर्स, और एस का मतलब होता है स्पेशल। एस का मतलब क्या होता है, ये होता है स्पेशल। पी का मतलब होता है प्रोटेक्ट,
स्पेशल प्रोटेक्ट, और एक मतलब होता है एक्ट। तो ये होती है मतलब इसकी फुल फॉर्म आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्ट एक्ट अस्पा, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये कहाँ कहाँ पर लागू है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ एक और जगह लागू है, तो वो कहाँ है, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ ये कहाँ पर लागू है, तो वो है नागालैंड के साथ। और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड इन दो स्थानों पर ये लागू है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसकी अब समय सीमा कब से बढ़ा दी गई है, तो अब इसकी समय सीमा और बढ़ाई गई है। समाप्त कब हो रहा था, तो ये हो रहा था मतलब आज की तारीख 30 अक्टूबर को ये समाप्त हो रहा था, पर इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। समय सीमा लेते इधर, समय सीमा अब इसकी समय सीमा क्या कर दी गई है, तो इसकी नई समय सीमा लागू होगी, वो तो होगी 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो गई, अब 6 माह के लिए बढ़ाई गई। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये रहेगी, ये भी आपसे फरवरी तक रहेगी, 28 फरवरी, अब लीप ईयर है तो 29 फरवरी तक रहेगा, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखें तो मतलब इसमें और क्या कहा गया है, तो इसकी मैंने फुल फॉर्म बता दी। ये एक्ट बना कब था, तो ये कब बना था, तो ये बना था, वो बना था कब, ये बना था 1958 के अंदर ये एक्ट आया था, 1958 के अंदर ये लागू हुआ था। क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसमें सेना को ऐसे आदेश या ऐसे कानून मिल जाते हैं कि वो डायरेक्ट गोली भी चला सकते हैं, ऐसे कानून इसमें दिए जाते हैं, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ऐसे प्रोटेक्ट या कानून होते हैं जिसमें सीधे गोली भी चला सकते हैं। और देखें इसमें तो क्यों दिया गया, क्योंकि नागाओं का विद्रोह हो रहा था उस समय, कब, 1958 के अंदर, तो इस कारण ये कानून लाया गया था और इन राज्यों में लागू किया गया था, जो अब तक धीरे धीरे लागू है। और देखें तो अब हम देखने वाले हैं इसी मतलब क्वेश्चन के अंदर कौन सा राज्य कब बना और कौन से क्रम का बना, ये भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे थोड़ा सा नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। नागालैंड, क्योंकि ये कानून ज़्यादा सक्रिय वो नागालैंड के अंदर है। नागालैंड, इसकी राजधानी क्या है, राजधानी है कोहिमा। और नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 के अंदर, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। 1 दिसंबर 1963 के अंदर नागालैंड की स्थापना हुई थी, और 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इस अवसर पर एक दिवस मनाया जाता है, वो है हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, या फेस्टिवल कह सकते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर 1900, मतलब ये स्थापना 1 दिसंबर स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना है। और इसके अलावा राजधानी मैंने बता दी है ये फेस्ट। और यहाँ पर एक चोटी है जो है, उसका नाम है माउंट सारामती, ये भी कहाँ पर है, नागालैंड के अंदर है। चोटी का नाम क्या है, माउंट सारामती, चोटी है उसका नाम है माउंट सारामती, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा अन्य और फैक्ट देख लेते हैं, प्रमुख राज्य और इसकी स्थापना कब हुई, कब कौन से राज्य की स्थापना हुई है, ये मैंने आपको बता दिया। आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्ट एक्ट इसकी फुल फॉर्म होती है, और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दो राज्यों में लागू है। और कब से लागू, अब इसकी सीमा बढ़ा दी, अब है ना, अब 6 माह के लिए और इसे आगे बढ़ाई गई है सीमा, ये भी ध्यान रखना है। और नागालैंड के बारे में राजधानी कोहिमा है, और सीएम कौन है, नेफ्यू रियो, आपको ये भी ध्यान रखना है। और 1 दिसंबर 1963 के अंदर नागालैंड की स्थापना हुई थी। 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल दिवस मनाया जाता है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और अब है ना, थोड़ा सा और हम डिटेल से जानकर जानने वाले हैं। अब हम देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं 1960 के अंदर कौन कौन से राज्य बने थे। तो 2 राज्य बने थे, एक बना था गुजरात और एक बना था महाराष्ट्र। ये 2 क्यों बने थे, क्योंकि गुजराती भाषा से जो प्रभावित क्षेत्र था उसे गुजरात बना दिया, और मराठी भाषा से प्रभावित क्षेत्र था उसे मराठी बना दिया। और फिर 1923 के अंदर नागालैंड बना, मैंने आपको बताया 1923 के अंदर नागालैंड
फिर कौन सा स्टेट बना, फिर बना था 1960 के अंदर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ यूटी। 1967 के अंदर कौन कौन से बने थे, तो नंबर 1 पर बना था पंजाब, और नंबर 2 पर बना था हरियाणा, और जो नंबर 3 पर था वो था यूटी बनी थी चंडीगढ़, और इन दोनों की राजधानी रख दी थी चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ रख दी थी, ये भी आप ध्यान रखना। फिर बना था 1971 के अंदर हिमाचल प्रदेश। फिर कब आया था 1971, कौन सा बना था, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये पहले क्या था यूटी थी, फिर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 1972 के अंदर 3 राज्य बने थे एक साथ में, 1972 के अंदर 3 राज्य एक साथ बने थे। कौन से वो 3 राज्य थे वो भी देख के, तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये भी ध्यान रखना है। कौन कौन से बने थे, मणिपुर, एक तो बना था मणिपुर, एक बना था मेघालय और एक बना था त्रिपुरा, मेघालय और एक बना था त्रिपुरा। ये 3 राज्य एक साथ बने थे। और कौन से इसके बाद बने थे, कौन सा, तो मतलब सिक्किम बना था और गोवा बना था। कब बने थे सिक्किम और गोवा, तो ये बने थे आपके 1975 के अंदर। 1975 के अंदर सिक्किम और गोवा, सिक्किम एक बना था इसमें। फिर बना था कौन से, सन 1978 के अंदर आए थे। 1978 के अंदर कौन कौन से राज्य आए थे, तो वो आया था आंध्र प्रदेश, मिजोरम और गोवा, ये 3 राज्य बने थे 1978 के अंदर। कौन सा, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और गोवा इसमें आया था ऊपर, ये इसमें नहीं आया था, ये बना था 78 के अंदर बना, 75 के अंदर गोवा नहीं बना था, ये भी ध्यान रखना है। और कौन कौन से बने थे वो भी, फिर 2000 के अंदर 3 और राज्य बने थे। 2000 के अंदर 3 और राज्य, छत्तीसगढ़ और कौन से, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड और उत्तराखंड। वह उत्तराखंड का नाम चेंज किया था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ और देखते हैं झारखंड और एक बना था कौन सा, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, और एक बना था आपका उत्तराखंड। पहले इसका नाम उत्तराचल था, अब इसका नाम परिवर्तन करके उत्तराखंड कर दिया है। और फिर 2014 के अंदर एक राज्य और बना, 2014 के अंदर एक राज्य और बना, तो वो कौन सा राज्य था जो 2014 के अंदर बना था, तो वो बना था आंध्र प्रदेश। तेलंगाना से नहीं, आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। और 2024 तक इनकी राजधानी संयुक्त रहेगी, वो कौन सी है, हैदराबाद। फिर इनकी राजधानी अलग हो जाएगी, अमरावती, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये था इस क्वेश्चन और क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। मैंने आपको ये बता दिया कि मतलब कौन से राज्य कब बना था, किस सन को कौन सा राज्य बना, ये भी आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे 1960 के अंदर 2 राज्य बने थे, गुजरात और महाराष्ट्र। 1963 के अंदर नागालैंड बना था। 1960 के अंदर पंजाब, हरियाणा और एक यूटी चंडीगढ़ बना था। फिर 1971 के अंदर हिमाचल प्रदेश पहले राज्य नहीं था, यूटी थी, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और फिर 1972 के अंदर मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा बना। 1975 के अंदर सिक्किम आया। 78 के अंदर 78 के अंदर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा बना। और फिर 2000 के अंदर छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। और फिर 2014 के अंदर बना था तेलंगाना। तो ये थे राज्य क्रम बनने के, कौन सा राज्य कब बना, ये भी मैंने आपको बताया। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। ऑल इन वन किफायती बीमा कवर बीमा विस्तार कौन प्रारंभ करेगा, मतलब किस बैंक द्वारा ये एक योजना प्रारंभ की गई। ऑल इन वन किफायती बीमा कवर योजना ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ये ऑप्शन ए है वो ICICI बैंक, ऑप्शन बी है SBI बैंक, ऑप्शन सी है वो है IRDAI और ऑप्शन डी है वो है IDFC। कौन सी, SDFC बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा वो तो ऑप्शन नंबर सी, IRDAI। तो क्या है ये बैंक, पहली बार आपने सुनी होगी ये बैंक, क्यों नाम ही ऐसा ही है, तो इसका भी हम जानेंगे। तो बीमा विस्तार जो शुरुआत किसके द्वारा की गई,
बीमा विस्तार, और शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो शुरुआत है वो की गई है IRDAI। तो अब इसकी फुल फॉर्म भी देखेंगे क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म भी जानेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म आप ऐसा करना, कमेंट बॉक्स में आप लिखना। आपका ये आज का मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं दिया, ये दे रहा हूँ। इसकी फुल फॉर्म आप बताना, और स्थापना कब हुई वो भी बता देना। स्थापना में बता दूंगा, फुल फॉर्म आप बता देना। तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इस बीमा विस्तार की IRDAI के द्वारा। और क्यों हर कोने में बीमा कवरेज पहुंचाना है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है कि हर कोने में बीमा कवर करना या बीमा पहुंचाना, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। हर बीमा कवर या बीमा पहुंचाना इसका उद्देश्य है। और खास क्या है कि ऑल इन वन, ऑल कि सभी एक ही में शामिल है। ऑल इन वन में सभी जो अलग अलग जो होती है ना, जो भी सुविधा वो एक ही इसी में कवर है। तो ये है, ये भी ध्यान रखना है। और अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि मतलब अब है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना, क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है आज की क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, कोई जो फैक्ट है वो थोड़ा सा याद कर लेना। स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1999 के अंदर। 1999 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखना। और समिति कौन से थे? मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा समिति थी, ये भी ध्यान रखना। और इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, और ये एक वैधानिक संस्था है, सन 2000 के अंदर बनी। वैधानिक संस्था कब बनी थी? ये 2000 के अंदर वैधानिक संस्था बनी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और इसके हेड कौन है? वो है देवाशीष। नाम क्या है हेड का? देवाशीष। तो इसके जो हेड है उनका नाम है देवाशीष, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्या पता कोई हेड से पूछ ले कभी सवाल। अब है ना, थोड़ा और जान लेते हैं कि RBI की स्थापना किस समिति के द्वारा की गई थी? RBI काफ़ी बार मैंने आपको इसी बोर्ड पर, इसी क्लास में, ऐसी कक्षा में जो मैंने आपको फैक्ट बताया है RBI के बारे में। तो समिति कौन सी थी? तो यंग एल्टन समिति है, वो है यंग एल्टन समिति। और देखिए, तो स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1934 के अंदर स्थापना हुई थी। 35 के अंदर स्थापना हुई थी, 1934 का एक्ट था, ये ध्यान रखना। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण 1949 के अंदर, ये भी ध्यान रखना। शुरुआती मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता, हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर था। फिर 1937 के अंदर कहाँ पर आया था? मुंबई के अंदर आया था, मुंबई के अंदर। और वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। वर्तमान में इसके मतलब कौन है जो RBI के गवर्नर? नहीं, सबसे पहले देखते पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑस्बोर्न स्मिथ। सर लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें लिख देता हूँ पहले स्मिथ। और भारतीय CD देशमुख, सभी याद है फैक्ट, खाली लिखना है आपके लिए। CD देशमुख। और वर्तमान कौन है? 25वें शक्तिकांत दास। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। तो और देख लेते हैं कि मतलब लोकायुक्त की समिति कौन सी थी? तो ली आयोग के अंदर लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। लोकायुक्त की स्थापना की कौन सा? ली आयोग। और रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके? रॉबर्टसन आयोग के द्वारा, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय थी। रॉबर्टसन आयोग और लॉर्ड कर्जन के समय आएगा। रेलवे बोर्ड, रेलवे आयोग की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? समिति कौन सी थी? समिति बता रहा हूं मैं,
तो सिमिति रॉबर्टसन आयो, रॉबर्टसन। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। तो ये थे आज के 4 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको मुझे बताना। आज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर फैक्ट हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये तो थे आज के 4 क्वेश्चन। और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताना और एक लाइक जरूर करना। अब होंगे आगे आने वाले क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन जो है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। और इसी के साथ हम करने वाले हैं राजस्थान स्टैटिक सामान्य ज्ञान के साथ में। तो आज का 5वां क्वेश्चन है वो है एशियन गेम्स। ये तो डेली आएगा। अब एशियन गेम्स जब ये कंप्लीट नहीं होगा, कब 23 सितंबर को स्टार्ट हुआ और 8 अक्टूबर को जब एयरफोर्स डे पर ये कंप्लीट होगा तब तक ये आते रहेंगे और इसके क्वेश्चन आते रहेंगे। जयपुर के किस खिलाड़ी ने 50 मीटर 3 पोजीशन गेम्स में रजत पदक जीता है। तो आपको ये बताना है कि जयपुर का कौन सा वो खिलाड़ी है जिसने मतलब 50 मीटर 3 पोजीशन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता, नहीं मतलब कौन सा रजत पदक जीता है। तो वो भी हम देखने वाले हैं। ऑप्शन ए है दिव्यांश परमार, ऑप्शन बी है बाबूलाल यादव, ऑप्शन सी है मैनिनी कौशिक और ऑप्शन डी है वो दिव्य कीर्ति सिंह। तो आपको सभी ऑप्शन देखे हुए लगे हो रहे हैं पर जो सी ऑप्शन है वो अलग ही दिख रहा होगा। तो ऑप्शन भी अलग होता है तो उसका आंसर भी अलग ही आता है। तो वो कौन है? तो वो है मैनिनी कौशिक। मैनिनी कौशिक है हाल ही में इसमें इवेंट में कौन सी 50 मीटर 3 पोजीशन गेम्स में ये पदक जीता है। ये भी आप सभी को पता होगा। तो हम उनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं 19वें एशियाई गेम्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ये डेली क्वेश्चन आएंगे एशियाई गेम्स के। तो 19वें कौन से 19वें एशियाई गेम्स, 19वें एशियाई गेम्स ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और ये इसमें राजस्थान की ओर से किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है। अब यह हम यही जानेंगे, बाकी सब डेली मैं बता देता हूँ, कोई मतलब नहीं है बात बताने से। अब हम यहाँ से लिखेंगे राजस्थान के कौन से खिलाड़ी ने कौन से पदक जीते। तो नंबर 1 पर राजस्थान के खिलाड़ी है बाबूलाल जाट, नहीं अर्जुन लाल जाट है, बाबूलाल नहीं है, बाबूलाल यादव है। पहले अर्जुन लाल जाट। और इन्होंने किस इवेंट में मतलब कौन सा पदक जीता? नौकायान के अंदर इन्होंने पदक जीता। नौकायान कौन पदक जीता था? तो नौकायान के अंदर इन्होंने कौन सा रजत पदक, ये भी आप सभी को ध्यान रखें। फिर नंबर 2 पर आता है। नंबर 2 पर है दिव्यांश परमार जो 10 मीटर एयर राइफल के अंदर गोल्ड। दिव्यांश पवार ने कौन से 10 मीटर के अंदर क्या जीता? गोल्ड। और समझिए कहाँ से? शूटिंग से, ये भी मैं बता देता हूँ। और राइफल के अंदर, राइफल के अंदर ये गोल्ड जीता था। पर नंबर 3 पर आता है। नंबर 3 पर आते हैं वो हैं बाबूलाल यादव और लेक राम खिलेरी। इन दोनों ने संयुक्त रूप से पदक जीता है। तो बाबूलाल यादव और एक है बाबूलाल यादव है, एक है लेक राम यादव और कौन है? लेक राम खिलेरी जो कि नौकायान के अंदर गोल्ड जीता है। इन्होंने नौकायान के अंदर गोल्ड जीता, दोनों ने नौकायान। ये हो गए 3 खिलाड़ी, 4 हो गए टोटल तो, पर इवेंट 3 हो चुके हैं। और फिर आते हैं दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी के अंदर गोल्ड। फिर नंबर आपको ऑप्शन दिख रहा हो दिव्य कीर्ति सिंह जो कि इन्होंने घुड़सवारी के अंदर 41 साल बाद गोल्ड जीता। ये भी मैंने आपको कल के वीडियो में बताया है तो मैं अब डेली नहीं बताता हूँ। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो कल की वीडियो जरूर देखना। गोल्ड जीता है क्योंकि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एशियाई गेम्स चल रहे हैं तो उसके भी फैक्ट आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अब है कि अब खिलाड़ी बची है जो कि है मनीना कौशिक। जो नंबर 3 हो गए, 1 2 3 ये 4 हो गई है और ये 5 नंबर मनीनी कौशिक। और मनीनी कौशिक का संबंध जयपुर से, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इन्होंने शूटिंग के अंदर
50 मीटर 3 पोजीशन गेम्स, 3 पोजीशन गेम्स के अंदर 3 पोजीशन गेम्स में ये पदक जीता है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये तो थे इस एशियन गेम से एक क्वेश्चन आ गए और वापस थोड़ा सा मैंने रिवीजन करा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हाल ही में किस गांव को बेस्ट विलेज टूरिज्म का अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए है मैनार, ऑप्शन बी है महावीर, ऑप्शन सी है देहमी और ऑप्शन डी है अनवारा। तो ये है मैनार उदयपुर वाला। इस गांव को हाल ही में, जो उदयपुर है मैनार, इसको हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है? तो ये भी मिला है बेस्ट विलेज डेस्टिनेशन, बेस्ट विलेज का अवार्ड मिला है, ये भी ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं सबसे पहले विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाना है प्रतिवर्ष? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान में पहली पर्यटन नीति कब आई थी? तो वो भी बता देता हूँ। राजस्थान में पहली पर्यटन नीति, राजस्थान में पहली पर्यटन नीति कब आई थी? राजस्थान पहली पर्यटन नीति आई थी, वो आई थी 27 सितंबर 2000 को। 27 सितंबर 2001 को आई थी, ये भी ध्यान रखना है, राजस्थान की पहली पर्यटन नीति। और अब है ना, नई दिल्ली के जो भारत मंडपम है वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या? नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और उस कार्यक्रम को मतलब कहाँ पर किया गया था? भारत मंडपम, जो हाल ही में वहाँ पर G21 की जो बैठक हुई ना, वहाँ पर भारत मंडपम। और यहीं पर इनको मतलब बेस्ट विलेज टूरिज्म के लिए मैनार को कौन सा पदक मिला? तो सिल्वर पदक मिला। ऊपर लिख देता हूँ इधर में। मैनार गांव है ना, इसको मतलब जो कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, इनको सिल्वर अवार्ड मिला था। किस में मिला था? तो बेस्ट टूरिज्म के लिए, बेस्ट विलेज टूरिज्म के लिए। टूरिस्ट के लिए ये अवार्ड मिला था। और ब्रॉन्ज किसे मिला था? ब्रॉन्ज वो मिला हुआ महावीर जी गांव। महावीर जी गांव कहाँ पर है? तो महावीर जी गांव है, ये है आपके करौली में, और इसे कांस्य पदक मिला। महावीर जी गांव। और इनको कौन सा, ये कहाँ पर है? करौली के अंदर। और इनको कौन सा पदक मिला था? तो इसको मिला था कांस्य पदक मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कांस्य पदक मिला था, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और ग्रामीण पर्यटन नीति कब आई थी? तो ग्रामीण पर्यटन नीति आई थी 30 नवंबर सन 2022 को आई थी। और ग्रामीण विकास में मतलब ग्रामीण पर्यटन विकास इकाई ऋण के लिए एक जो मतलब 50 या 9% को इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये तो थे आज के क्वेश्चन, कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना, और कमेंट बॉक्स में अपना एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी वक्त और नए अंदाज में और नए क्वेश्चन लेकर आएंगे, और आपके लिए अच्छा से अच्छा मतलब क्वेश्चन और उसके फैक्ट लाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।